गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टेस्ट है पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में, जैसे अपने हमेशा करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने यहाँ पे बात करें तो 5 है एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 10 मीन्स 1 क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, कमेंट करने हैं वीडियो के बाद में, जब वीडियो आपका लाइव प्रीमियर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और जो न्यू स्टूडेंट, जो मान लीजिए जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो स्टूडेंट देखते हैं, वो भी एक बार क्या करना है, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है खुद से। मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे सॉल्यूशन से पहले खुद से इसको क्या करना है, सोल्व करना। और कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स बताने हैं। जो लाइव वाले हैं, लाइव प्रीमियर वाले, वो भी जो लाइव प्रीमियर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्लास के बाद में आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताओगे। और जो अदर स्टूडेंट्स है, जो मान लीजिए लाइव प्रीमियर में नहीं आ पाए बाई चांस, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो देख रहे हैं, वो भी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्या करें, पहले इसको सोल्व करें क्वेश्चन पेपर को। पैटर्न हैंडलिंग का ये एक टाइप से क्वेश्चन पेपर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होंगे, उनका यहाँ पे क्या है, रिवीजन है, मतलब आपकी चेकिंग है, एक टाइप का इंप्रूवमेंट एनालिसिस आप लोगों का। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले खुद से सोल्व करना है इसको। मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको साथ साथ पहले खुद से सोल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए आप अगेन रिवॉच कर लेना, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको भी अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे वो सारे अपने मार्क्स क्वेश्चन पेपर में बताएंगे आउट ऑफ 10। तो कैलकुलेशन का मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम आप लोगों को पता ही है कैलकुलेट कैसे करने हैं मार्क्स, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें, आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन में से 2 आपने सही कर दिए, 2 आपके रॉन्ग हो गए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको पता लग जाएगा कि आपका सही गया है या गलत गया है। और 1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपने किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको आपने छोड़ दिया, कन्फ्यूजन की फॉर्म में छोड़ा हो चाहे कैसे भी छोड़ा हो। तो 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन जो आपका सही है उसको 2 नंबर देने हैं, और जो गलत है उसको आधा नंबर कट करना है उसका। समझ में है आप लोगों के? तो सही क्वेश्चन को 2 नंबर देने हैं, गलत को आधा नंबर कट करना है। तो 2 सही है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 मार्क्स के। 4 नंबर क्या हो गए, 4 नंबर आ गए आपके प्लस में। ठीक है, प्लस में आपके 4 मार्क्स आ गए। और 2 क्वेश्चन आपके गलत है, तो एक क्वेश्चन आधे नंबर का, तो 2 क्वेश्चन गलत की फॉर्म में आधा और 2 हो गए, तो इसका मतलब 1 नंबर आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 नंबर आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, 1 क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, इसका मतलब क्या है, आप उसको क्या करना, ना नेगेटिव करना ना पॉजिटिव करना, वो आपका ना तो काउंट होगा ना डिडक्ट होगा वो मार्क। अब टोटल अपने मार्क्स करें आउट ऑफ 10, तो आपके आते हैं 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स, आपके आते हैं 3 आउट ऑफ 10। ये मार्क्स मुझे आप लोगों ने क्या करना है, ये मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 आउट ऑफ 10 वाले, मतलब 5 भी आ जाए, जितने भी आपके आए आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 भी आता है, तो 10 आउट ऑफ 10 भी आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, कि मेरे मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपके। ठीक है, और ऑनेस्टी दिखानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेईमानी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट चेक कर रहे हो, खुद का एनालिसिस टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है। तो ऑनेस्टी दिखाना है यहाँ पे कि आपके मार्क्स अगर कम आए, आप 10 आउट ऑफ 10 बता रहे हो, या तो मुझे इंप्रेस करने के लिए या फिर अदर स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए, तो बहुत गलत बात है। तो वहाँ से आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि माइंड सेट होता है, आपको ये पता ही है, सभी को माइंड सेट होता है कि आप अभी से झूठ बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरे मार्क्स आते हैं, मेरे मार्क्स आते हैं, तो माइंड में सेट हो जाएगा कि मेरे मार्क्स आते ही, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे मार्क्स आते हैं, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो, वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं आए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरे मार्क्स क्यों नहीं है, मेरे मार्क्स तो हमेशा आते थे। लेकिन रियल में आपके मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि आपने माइंड को सेट कर लिया और आपने क्या किया, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, खुद से भी झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा, तो आप अपनी गलतियाँ भी नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि 3 क्यों आए, पिछली बार मेरे ज़्यादा थे, अब की बार कम आए, या क्यों, वो रीज़न क्या है, कम आने का रीज़न क्या है, क्या हो गया, मतलब या तो मान लीजिए ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्म में चले गए, ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया कि हाँ मेरी तो इंग्लिश बन गई, या फिर इस तरीके से हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट की अपनी बात करें उस तरीके से, या फिर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, मेरे वो चीज़ स्किप कर गया मैं, ये चीज़ मुझे गड़बड़ कर जाती है, हर बार गड़बड़ कर जाती है, तो उस पर आपको क्या करना है, वर्क करना है। इंप्रूवमेंट आया है तो आपको खुशी मिलेगी, पिछली बार से मेरे मार्क्स क्या है, ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑनेस्टी दिखानी है, फुल ऑनेस्टी के साथ पेपर को इसको हैंडल करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका आ गया स्पॉटिंग एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर्स का है, जो प्रीवियस जो अपना लेटेस्ट वाला पैटर्न किया था उस पैटर्न पे आपका। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने वो पैटर्न किया तो वो डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, इंस्ट्रक्शन मैं खुद बताऊँगा आपको करना क्या है।
बताऊंगा मैं खुद आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वगैरह के अगर फॉर्म में जाएं तो अपने आप पैटर्न पे जाओगे, स्पॉटिंग एरर वाला पैटर्न हैंडलिंग में चले जाना, वहाँ पे आपको उस प्ले लिस्ट में पैटर्न हैंडलिंग नेम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको वो क्या मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन जो आपके मतलब वीडियो बनाई गई स्पेशल उस पैटर्न पे, वो पैटर्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिया है, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ कर देख लेना। मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो यहाँ पे अपने एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ओनली टेस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, और मैं इंस्ट्रक्शन आपको खुद से बताऊँगा कि आपको करना क्या है। और इस जो वीडियो है ये, इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है पैटर्न रिवीजन, जिसका नाम है पैटर्न रिवीजन। तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी सेल्फ एनालिसिस टेस्ट किए गए हैं, जिन स्टूडेंट ने नहीं किए तो उनको एक बार क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना उनको, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ज़्यादा आपको हैंडल करना भी समझ में आएगी, पैटर्न्स को कैसे एक साथ हैंडल करते हैं, ठीक है। और जो कर चुके हैं जो स्टूडेंट, वो भी दोबारा से रिवाइज कर लेना, कि आप दोबारा से उनको वापस से करके देखना कि आप दोबारा से उनको कर पाते हो या नहीं कर पाते, आपकी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कितना इंप्रूवमेंट आप लोगों में आया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और यहाँ पे क्या करना है, लाइव चैट में आपको सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है आपको कंप्लीट। कोई स्टूडेंट आपसे डाउट पूछे, मतलब वैसे पूछ लेता है, मुझसे डाउट पूछता है स्टूडेंट कोई भी, तो डाउट पूछता है कि सर इसमें क्या करना है, ये डाउट हो जाए, मतलब कोई भी डाउट आ गया कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर ऐसे आता होता तो इस तरीके से। तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, ऑनलाइन क्लासमेट्स, वो आप मेरे से पहले उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। टीचिंग पढ़ाने से जो सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक वगैरह पढ़ाने से वो ज़्यादा क्या होता है, क्लियर होता है। तो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। और यहाँ पे जब आंसर भी आप यहाँ पे दोगे मुझे, ठीक है, कि ये आंसर आ गया, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना है, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से वो आंसर आया, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, वो वाला सेंटेंस, उस सेंटेंस में एरर क्या है, वो सेंटेंस क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या रीज़न था, क्या पॉइंट्स थे जो कि क्या यहाँ पे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं कि कैसे सही हुआ, कैसे गलत हुआ, उस तरीके से कौन से पॉइंट से गलत हो गया, किस बात से सही हो गया। ये सारा काम आपको करना है। एज ए टीचर अपने को क्या करना है, वर्क करना है, तभी अपना लेवल ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करो, मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे दूं आपको करना क्या है इसके अंदर। जिनको पता है वो शुरू हो जाओ, जिनको नहीं पता वो एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लो, फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे सेंटेंस दिए ए, बी और सी, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या है, एरर फाइंड आउट नहीं करनी, मतलब वैसे तो एरर फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, उसका ऑप्शन टिक नहीं करना, आपको करेक्ट का टिक करना है। मतलब आपको सही सेंटेंसेस बताने हैं। समझ में आ रही है आप लोगों के, आपको गलत सेंटेंस नहीं बताने, आपको सही सेंटेंस बताने हैं कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। दोबारा सुन लो, करेक्ट सेंटेंस बताने कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाए बोथ ए एंड सी, दोनों ए एंड सी है क्या, ओनली सी, केवल सी है क्या। तो इस तरीके से आपको करना है, कौन सा करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो, अपने तरीके से बताओ सॉल्यूशन वगैरह, और सोल्व करना स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। मेरे सोल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी काउंट होगा। मेरे सोल्व करने के बाद में कोई आंसर बता के मेरे वाला सुनकर उसके अकॉर्डिंग काउंट नहीं करना, ऑनेस्टी दिखानी है यहाँ पे। तो ए सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। वी डिसाइडेड, हमने स्कैनिंग यूज़ करेंगे। एरर में क्या यूज़ करते हैं, स्कैनिंग यूज़ करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक। वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया था। कोई दिक्कत है, कर सकते थे क्या, हाँ कर सकते थे। टू डिसकंटिन्यू, पर्पज़ क्या था डिसाइड करने का, डिसकंटिन्यू बंद करने का। हमने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द इवेंट, इवेंट को बंद करने का हमने डिसाइड किया, कि इवेंट को हमने, कि हम बंद करेंगे, इस तरीके से हमने डिसाइड किया था इवेंट को बंद करने का। बिकॉज, क्योंकि, रीज़न बता रहा है, क्योंकि पीपल बिगेन टू लिव अर्ली, लोग जल्दी ही जाना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। लिव का मतलब वहाँ से छोड़कर चले गए, मतलब लोगों ने जल्दी वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हमने क्या किया, हमने इवेंट को बंद करने का डिसाइड किया, कि कोई फंक्शन वगैरह, इवेंट वगैरह स्टार्ट किया था हमने ने, तो लोग वहाँ पे थे, तो वो जल्दी जाने, वहाँ से उठकर जाने लग गए, मतलब बोर होने लग गए होंगे, तो इसलिए हमने इवेंट को बंद करने का डिसाइड किया, क्योंकि लोग जल्दी जाना स्टार्ट कर दिया। तो कोई दिक्कत है कि रीज़न भी सेटिस्फाई हो, पूरी बात सेटिस्फाई हो, स्कैनिंग की फॉर्म में, ग्रामेटिकल फॉर्म में, हर वे में सही है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ए सही है, तो इसका मतलब कौन सा ए ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बी नहीं होगा, क्योंकि ओनली सी नहीं होगा और ओनली बी भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पे सी और बी लिखा होता, ओनली सी ना लिखा होता, सी लिखा होता तो हो सकता था, ठीक है। ओनली सी नहीं होगा, क्योंकि केवल सी नहीं है, क्योंकि ए भी है,
ओनली सी नहीं हो, सी अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनली सी नहीं है क्योंकि ए तो है, ए तो अपने पढ़ ही चुके हैं, ए तो पहले से ही है, एल तो ऑलरेडी है, तो ओनली सी नहीं होगा, केवल सी होता ना सीधा। अगर सी लिखा होता, ओनली ना लिखा होता तो हो सकता था। और ये चीज़ कैसे, ये ऑप्शन पे भी चीज़ें क्या होती है, ऑप्शन पे भी आपके पैटर्न क्या होते हैं, चेंज किए जाते हैं, ऑप्शन में भी ट्रिक खेलता है एग्जामिनर। तो ये चीज़ आप सर सी होने से कैसे सही हो सकता है, ओनली सी सही क्यों नहीं होगा, ओनली सी तो आपको डायरेक्ट ही पता लग रहा है क्योंकि ए ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है, तो केवल सी तो सही नहीं हो सकता क्योंकि वो भी आपका है ए वाला। तो ये वाला जो मैंने आपको बता रखा है, इसी पैटर्न की जो वीडियो है अपने प्रीवियस वाली पैटर्न हैंडलिंग में मिल जाएगा, स्पॉटिंग एरर मेंस लेवल वाली, उसको गो थ्रू कर लेना। वहाँ पे मैंने ऑप्शन के लिए बता रखा है कि किस तरीके से ये ऑप्शन टिक होते हैं रीजनिंग के साथ कंपेयर करते हो, ओनली केवल कुछ वाला जो आपके एग्जाम्पल ओनली ए फ्यू वाले एग्जाम्पल है उसके साथ मैंने इसको क्लियर किया था। तो वहाँ पे गो थ्रू कर लेना उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेपर है। ए वाला सेंटेंस सही है। बी को चेक करें, द थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड होता है आपका मिनिमम की बात करें, मिनिमम लिमिट की बात करते हैं, जो मिनिमम लिमिट होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू किसी चीज़ की। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करें डायोड वगैरह के लिए, तो डायोड वगैरह को इग्नाइट करने के लिए करंट वगैरह फ्लो, मतलब डायोड की एक अपने ऐसे इस तरीके से होता है डायोड का। अपने बात करें अगर अपने वोल्टेज, ये वोल्टेज को लें और ये करंट को लें इसके अपने ऊपर, ठीक है, डायोड की, तो क्या होता है कि थोड़े टाइम तक करंट आपकी क्या होती है, बिल्कुल या तो कांस्टेंट होती है, कई बार जो स्टार्टिंग की करंट होती है उसकी बात करें तो, या फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद वो जीरो भी हो सकती है आपकी, हल्की हल्की तो वैसे चलती है, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, और थोड़े टाइम बाद एकदम से करंट फ्लो बढ़ जाता है स्पीड के अंदर। तो ये जो वोल्टेज है जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं वीटी, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे अपने फ़ैन वगैरह, पंखे वगैरह, ये साइंस की बात है, साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी पता है, ठीक है, साइंस की बातें हैं ये। अगर अपने बात करें जैसे किसकी, फ़ैन की बात करें, पंखे की बात करें, तो उसको भी एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्या करने के लिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए, उसके बाद ही वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो मिनिमम वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए, या मिनिमम किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, फ्यूल वगैरह की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जैसे फ़ैन को ऑन करने के लिए अपने मिनिमम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे बड़ी मशीनरी वगैरह है तो उसके लिए क्या हो जाती है आपकी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो जाती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसको। शुरू करते हैं, द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है प्रेरणा, प्रोत्साहन, उत्साह वगैरह की बात करें अपने, उत्तेजना, मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू किसकी, उत्तेजना की, एडिक्वेट जो कि क्या है, पर्याप्त है, फॉर द वेरियस सेंसेस, वेरियस सेंस इंद्रियों के लिए, सेंसेस का मतलब जो आपके सोचने समझने की क्षमता, उनके लिए जो पर्याप्त है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लोज टाइप है किसके लिए, स्टिमुलाई के लिए। प्रेरणा जिसकी आवश्यकता है, जो पर्याप्त है किसके लिए, बहुत सारे मैनी जो वेरियस सेंसेस है उनके लिए जिसकी आवश्यकता है, उस स्टिमुलाई की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोवर्ड, वो क्या हो सकती है आपकी, लोअर, कम हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में मतलब किस तरीके से कम हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में मतलब आश्चर्यजनक रूप से वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई किस तरीके से ये बात कर रहा है। तो मे बी का सब्जेक्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू है, कोई दिक्कत, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सर थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलाई की कैसे होती है ये भी हमें थोड़ा सा बता दो। स्टिमुलाई का मतलब प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ बोला थ्रेशोल्ड वैल्यू, मोटिवेशन की वैल्यू क्या है, तो वो सही है बिल्कुल कि कितना मोटिवेशन की ज़रूरत है किसी पर्सन को, वो उसकी मिनिमम कितनी ज़रूरत है, उसको इग्नाइट, उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस पर्सन को क्या करने के लिए, वापस से प्रेरित करने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ स्टिमुलाई या मोटिवेशन बोल सकते हो आप। तो ये डिपेंड करता है आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया चीज़, जो डिप्रेशन की डेप्थ है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिप्रेशन हल्का फुल्का है तो मोटिवेशन जल्दी आ जाता है उसके अंदर, पर्सन के अंदर, थोड़ा सा ही, आपको ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, जल्दी मोटिवेट हो जाएगा। और अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है तो आपको मोटिवेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, तभी जाकर उस बंदे पे क्या होगा, वो इम्पैक्ट करेगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसने बोला है कि जो स्टिमुलाई जो पर्याप्त है बहुत सारे सेंसेस के लिए, उसकी जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड वो क्या हो सकती है, चांसेस है उसके क्या एक्स्ट्रा आश्चर्यजनक रूप से कम हो सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
मतलब क्या है, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए कि कोई भी डिप्रेशन में आए तो उसको नॉर्मल मोटिवेशन से भी क्या हो जाए, वो वापस से डिप्रेशन से आउट हो जाए, इस तरीके से ये बात कर रहा है। तो बी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ओनली बोथ ए एंड बी आपका हो सकता है। एक बार सी को चेक कर लो, क्योंकि नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज वर्क करता है आपके ऑप्शंस पे, तो नन ऑफ दीज है, तो एक बार सी को अपने चेक कर लेते हैं। द टू कंट्रीज मेट, मिली, डिड मीट, ठीक है मिली, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने दो। एट द कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे मिली, कॉन्फ्रेंस पे मिली, कौन से लेवल पे मिली, कॉन्फ्रेंस लेवल। मीटिंग लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ पे है, कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग में मिली। टू क्या करने के लिए, पर्पज क्या था उनका मिलने का, टू सोर्ट, सोर्ट का मतलब सोल, हल करने के लिए। बिफोर देयर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब उनके अंदर जो डिफरेंसेस बने, गलत फहमियाँ हैं, उनको उनके पहले सोल्व करने के लिए। तो गलत फहमियों के पहले सोल्व करने के लिए, गलत फहमियों को पहले हल करने के लिए कोई मीनिंग आ रहा है क्या? सर कोई मीनिंग नहीं आ रहा, फीलिंग ही नहीं आ रही, यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आ रही, अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है। सर सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें पता नहीं लगा एग्जाम के अंदर। सर सॉल्यूशन क्या होगा मैं बता दूंगा, यहाँ बता दूंगा। सर एग्जाम में कैसा पता लगेगा इसका सॉल्यूशन? तो एग्जाम में सॉल्यूशन पता करना ही नहीं है। सॉल्यूशन पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना पता लगे तो पता करना नहीं। एग्जाम में सिर्फ आपको ये बताना है सही है या गलत। आपको फीलिंग आई कि सही है तो सही है, आपको फीलिंग आई गलत है तो गलत है, लेकिन गलत फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और गलत फीलिंग कब नहीं आएगी? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको गलत फीलिंग नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी आपको गलत फीलिंग नहीं आएगी। वर्किंग वगैरह का नॉलेज होगा तो समझ भी आई। एग्जाम में फीलिंग आ गई कि ये सर गलत है, तो इसका मतलब गलत है। अब सॉल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं कि गलत तो है ये, तो मुझे पता लग गया, लेकिन जब तक इसका करेक्ट सॉल्यूशन पता नहीं लगेगा ना कि यहाँ पे आएगा क्या, तब तक मैं तो क्या ना करूँ, इस क्वेश्चन से आगे ना जाऊं, तो आप पेपर में फेल हो जाओगे। एग्जामिनर इस चीज़ का भी फायदा उठाता है, कई बार ऐसा सेंटेंस दे देता है जो गलत है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। जब वो है ही गलत है, उसका सॉल्यूशन ही ना हो, तो वो गलत है। ऑलरेडी उसने ऐसा सेंटेंस दे दिया जो बिल्कुल गलत है, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा। तो ये भी तो हो सकता है जो गलत है उसका सॉल्यूशन भी क्या पता ना हो, वो उसका कोई सेंटेंस बनता ही ना हो ऐसा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन जरूरी नहीं हो ना हो, तो ये आपकी चेकिंग होती है। तो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना आपको एग्जाम में, आपको देखना है वो गलत है या सही। फीलिंग्स की फॉर्म में, आपको सेंस की फॉर्म में वर्क करना है, वहाँ पे अटक मत जाना, उसकी जो ट्रिक्स है उसमें फंस मत जाना, जो एग्जामिनर ट्रिक्स यूज कर रहा है आपको फंसाने की। समझ में आ रही है चीज़? तो सी यहाँ पे गलत है, इसका मतलब ए एंड सी वाला गलत हो गया, सी आपका गलत है इसलिए। और यहाँ पे अपने सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता लग भी गया क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा। सॉर्ट आउट होगा, सॉर्ट आउट का मतलब सोल्व करना, सोल्व करना, आउट फॉर्म में मतलब बाहर निकाल देर डिफरेंसेस को, गलत फहमियों को दूर करते हुए बाहर निकालते हुए सॉर्ट आउट करना। नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन अपने पास पड़ा है। जब ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, वो ऑप्शन पे ही वर्क करता है। ये चीज़ अपने समझ में आ गई, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट? न्यू पैटर्न वाला, जो आपका फेवरेट रीअरेंजमेंट है। लेकिन इसके अंदर भी अपने क्या देखेंगे, यहाँ पे एक नया पैटर्न है। समझ में आई चीज़? यहाँ सेंटेंस देख लो आप, इसमें भी क्या है, आपको नया पैटर्न मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का नया पैटर्न है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन बता दूं, एक बार इंस्ट्रक्शंस को सुन लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या देखने से ही पता लग रहा है, क्या देखने से पता लग रहा है कि इस पैटर्न को अपने कैसे करते हैं? ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में, बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं। जहाँ से अपने को लगता है ना इसका पार्ट क्या हो सकता है, वहाँ अपने शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं और बेस अपने ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ईजी बन जाता है। तो यहाँ पे एक बात देखें, तो यहाँ पे पार्ट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं। और ऑप्शन में कितने दे रखे हैं? 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आई सर कि 5 पार्ट्स दिखाई दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने, और ऑप्शन में ओनली 4 पार्ट्स ही दिए हैं। तो सर इसको कैसे करें? नन ऑफ दीज ही कर दें क्या डायरेक्ट ही? तो डायरेक्ट नन ऑफ दीज नहीं करना। समझ में आई आप लोगों के? करना क्या है अपने को? करना ये है, इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो ये है कि 4 पार्ट्स तो क्या है, अरेंज करने, और एक पार्ट क्या, आउट ऑफ थीम है, मतलब उस कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा। मतलब जो 5 पार्ट दिए गए उन पार्ट्स में से एक पार्ट इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है। एक पार्ट क्या है, इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, और 4 पार्ट्स इस सेंटेंस के पार्ट हैं। जो 4 पार्ट बचे हुए 4 पार्ट्स है, एक को क्या करना है आपको, जो इसका पार्ट नहीं है उसको तो क्या करना है, अलग करना है, उसको तो एलिमिनेट करना है, और बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, अरेंज करना है, और वो अरेंजमेंट आपको बताना है। समझ में आया सर? समझ में आ गया। करना क्या है, क्या करना है कि 5 पार्ट्स में से एक पार्ट तो इस सेंटेंस का पार्ट नहीं, वो तो अलग पार्ट है, उसको तो अलग करके जो बचे हुए पार्ट हैं उनको अरेंज करना है। मतलब न्यू पैटर्न है रीअरेंजमेंट का, जो न्यू पैटर्न वाला रीअरेंजमेंट है उसके अंदर एक और नया रीअरेंजमेंट का उसने एक न्यू पैटर्न दे दिया। सर समझ में आ गया, कर लेंगे।
लेकिन सर समझ में ये नहीं आया कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑन नन ऑफ दिस, दो ऑप्शन इन्होंने 5 जो ऑप्शन होता है, 5th ऑप्शन जो होता है वो 2 दे दिए। 5वां ऑप्शन सर यही तो होता है, या तो नो करेक्शन होता है, या नन ऑफ द अबव होता है, या नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, यही तो 5वां ऑप्शन होता है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, इस तरीके से। सर ये तो आपका 5वां ऑप्शन होता है। तो सर मेरे तो ये समझ में नहीं है, 2 5वें ऑप्शन कैसे दे दिए, अब कैसे करें भाई, समझ में नहीं आया। तो एक बार महान आत्मा हो, अपना माइंड यूज करके देख लो, यहाँ पे समझ में आ रही है, सोच कर देखो नन ऑफ दीज का मीनिंग क्या होता है। पहले तो वर्किंग आती है नन ऑफ दीज की, नन ऑफ दीज का मीनिंग होता है ऑप्शन में से कोई नहीं। और नो करेक्शन का मतलब क्या है, सेंटेंस में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है। ये बात यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑलरेडी क्या है, वो अरेंज्ड फॉर्म में है, ये बात उसने यहाँ पे बोली है। समझ में है आप लोगों के। तो ये होता है, डिपेंड करता है किस पे, आपके क्वेश्चन पे। मतलब क्या होता है, पैटर्न ओनली क्वेश्चन में चेंज नहीं होता, पैटर्न आजकल क्या होता है आपका, किस में चेंज होता है, पैटर्न आजकल वो उसमें भी चेंज करते हैं, ऑप्शन में भी पैटर्न चेंज कर देते हैं। सर समझ में आ गया, लेकिन नो करेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ही तो अरेंज करने हैं, जरूरी नहीं है। उसने बोला है कि एक ऑप्शन आपका क्या है, आउट ऑफ थीम है। अगर होता है आउट ऑफ थीम तो ही आउट ऑफ थीम होगा, अगर बाई चांस वो उसी का पार्ट है तो हो सकता है आपका ABCDE कंप्लीट ही सेंटेंस है, नो करेक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ थीम वहां पे हो। समझ में आ रही है आप लोगों की बात। तो ये भी गलती में, अब यहाँ पे क्या क्या गलती आप कर सकते हो वो सारी मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस जो आपका पैटर्न है इसमें सारी गलतियां मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या गलतियां कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि सर 4 ही तो बताने दें, 4 बताना उसने नहीं बोला, उसने बोला कि एक आउट ऑफ थीम है, अगर वो आउट ऑफ थीम आपका निकल जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बचे हुए पार्ट्स को रीअरेंज करना है। तो जरूरी नहीं आउट ऑफ थीम हो, सारे के सारे ही क्या हो, उसी के पार्ट हो और रीअरेंज्ड फॉर्म में हो, तो नो करेक्शन आ जाएगा ABCDE वाला। एक डाउट क्लियर, मतलब ये गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, उसके बाद में अपने यहाँ पे बात और करेंगे। ठीक है, और क्या बात करेंगे वो आगे करेंगे, जो गड़बड़ आप पढ़ते हुए कर सकते हो वो बताएंगे। नन ऑफ दीज और नो करेक्शन वाला डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। देखो 2017 IBPS PO के जो प्री का पेपर था उसमें आया था, एरर का पैटर्न आया था नया, उसमें नन ऑफ दीज भी था और नो एरर भी था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए थे कि सर नो एरर करके आए या नन ऑफ दीज करके आए, हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं। तो वहाँ पे आप मीनिंग देख लो, नो एरर का मतलब नो एरर होता है और नन ऑफ दीज का मतलब नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, नो एरर का मतलब क्या होता है, नो एरर, नन ऑफ दीज का मतलब होता है नन ऑफ दीज। मतलब क्या निकला, नन ऑफ दीज ऑप्शन पे वर्क करता है। तो पहले नो एरर चेक करोगे, उसके बाद में नन ऑफ दीज। अगर नो एरर वगैरह नहीं होगी और ऑप्शन में से कोई नहीं होगा तब नन ऑफ दीज वर्क करेगा। तो मतलब क्या होगा, अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट करेक्ट है तो आपको करना है नो एरर, ना कि नन ऑफ दीज। समझ में आई चीज। अगर सेंटेंस में एरर है तो नो एरर तो नहीं कर सकते ना, सेंटेंस में एरर है और जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तब आप करोगे नन ऑफ दीज। मतलब सारे के सारे ऑप्शन में से कोई नहीं है तो करोगे आप नन ऑफ दीज। समझ में आई आप लोगों के। अब करते हैं इसको स्टार्ट, ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ADCE को। परफेक्शन ऑटोमेटिकली ग्रोज इन अस। देखो यहाँ पे जो लाइव प्रीमियर है वहाँ पे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो भी आपको इसको क्या करना, सोल्व करना है। उसके बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको दोबारा से वीडियो को देखना है, मस्ट वॉच करना है उसको। समझे, मस्ट वॉच है एक टाइप का आपके लिए, दोबारा से देखना है क्या करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए और कंपैरिजन के लिए कि सर कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं, हमारी गलती कहाँ पे थी। तो उन गलतियों को इंप्रूव करना है ना। देखो गलतियां इंप्रूव करोगे तभी सिलेक्शन का नॉलेज, ये सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज ही ओनली, सिलेक्शन कैसे होता है, गलतियां खत्म करके सिलेक्शन होता है। समझ में आ रही है आप लोगों के, गलतियां खत्म करने से सिलेक्शन होता है। और लाइफ में भी ये चीज़ काम आती है। आप परफेक्ट इंसान बनना चाहो तो अच्छे इंसान बनोगे, अगर परफेक्ट बनना चाहते हो, मतलब परफेक्ट इंसान बनना है आप लोगों को, तो आपको अपनी कमियां खत्म करनी है। और कमियां खत्म करोगे तभी जो लाइफ के गड्ढे हैं ना वो भरने हैं। वो क्या होते हैं, आपकी कमियां होती है, वो गड्ढे धीरे धीरे भरोगे तो आपकी लाइफ परफेक्ट बन जाएगी। तो वही यहाँ पे अप्लाई होता है सिलेक्शन के लिए, जो अपनी कमियां हैं, जो गड्ढे हैं, उनको क्या करो, भरो। तो परफेक्शन ऑटोमेटिकली ग्रोज इन अस, परफेक्शन हमारे अंदर क्या होता है, ग्रो करता है। उसके बाद डी की बात करें, एंड इट विल नेवर कम टू एन एंड, और ये क्या नहीं होता, कभी भी एंड पे नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, परफेक्शन हमारे अंदर ग्रो करता है और कभी एंड पे नहीं आता। लेकिन यहाँ से सर मैं हिंट लूँ तो एक हिंट मिल जाता है क्या, कि एंड इट विल, और ये कभी कम नहीं होता, मतलब एंड पे नहीं आता। तो डी आपका फर्स्ट
नहीं हो सकता। जिस भी ऑप्शन में डी फर्स्ट है वो सारे के सारे उड़ा दो। तो डी कितनों में फर्स्ट है? डी किसी में फर्स्ट नहीं है, वापस आ जाओ। ठीक है, वापस आ जाओ। वो चेक किया था अपनों ने, बाई चांस अगर डी एक या दो ऑप्शन में होता तो ऑप्शन आपके डायरेक्ट क्या हो जाते, एक दो कम हो जाते ना, तो अपने चेक कर लिया, टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे, तो वापस आ जाओ। ऐसा कुछ और देखें अपने यहाँ पे ई को अगर एक बार चेक करो डायरेक्ट आप स्पीड में, तो बिकम द सी ऑफ परफेक्शन, बन जाता है परफेक्शन का समुद्र, परफेक्शन का समुद्र बन जाता है। तो ई भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, जितनों में ई फर्स्ट पे है वो सारे के सारे उड़ा दो, ई भी किसी पे फर्स्ट पे नहीं है। और बी भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता। एंड वी स्लोली, हम धीरे धीरे कुछ करेंगे, तो ये भी बी फर्स्ट पे, वो भी उड़ा दो, तो वो भी नहीं है, तो वापस आ जाओ। ठीक है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ए और सी में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ से अगर अपने पढ़ लिया तो हिंट भी मिल गया कि सर जो बिकम है, अगर ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, अगर ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है तो ये क्या मांगेगा? फ्री सब्जेक्ट मांगेगा। तो ई का पार्ट ढूंढ लेते हैं, ए के बाद ई हो सकता है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आपको ई को किस किस, अब देखो ई सब में दे रखा है उसने, रीअरेंजमेंट ई सब में दे रखा है। इसका मतलब अगर रीअरेंजमेंट आएगा, नो करेक्शन तो आपका देखेंगे सही होगा कि नहीं होगा, वो देख लेंगे। चलो रुक जाओ। अगर अपना क्या होगा, ई आपका आएगा तो उससे पहले वाला पार्ट देख लेते हैं, बी सी और डी तीन को देखना है, क्योंकि सी को, बी को और डी तीन को देखना है। तो सी को चेक करते हैं, इसके पहले बिकम, तो क्या होगा? वैन वी कीप जॉय एंड डिलाइट एज आर गोल, जब हम क्या करते हैं, कीप जॉय करते हुए रहते हैं, आनंद करते हैं, डिलाइट रहते हैं मतलब खुश रहते हैं, एज आर गोल, गोल की फॉर्म में कीप जॉय, जब हम रखते हैं, सॉरी जब हम रखते हैं, क्योंकि अब देखो पढ़ने से पता लगे, जब हम रहते हैं, क्या कीप का मतलब बने रहते हैं जॉय और आनंद के साथ हमारी गोल की तरफ, मतलब क्या कीप रखते हैं, आनंद और खुशी को अपने गोल की फॉर्म में रखते हैं। तो भाई ये तो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं बनेगा सी के बाद में ई, लेकिन और सेंटेंस लेकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला जाए तो ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये आपका, तो एक बार क्या करो, आप इसको छोड़ो, ऑप्शन से शुरू हो जाओ। ए डी सी को पढ़ें तो क्या होगा? परफेक्शन ऑटोमेटिकली ग्रोज इन अस, वो क्या होता है हमारे अंदर ग्रो करता है। डी, एंड इट विल नेवर कम टू एंड, कभी एंड पे नहीं आता। उसके बाद सी, वैन वी कीप जॉय एंड डिलाइट एज आर गोल, जब हम जॉय और डिलाइट को गोल की फॉर्म में रखते हैं। ई, बिकम द सी ऑफ परफेक्शन, समुद्र बन जाता है, परफेक्शन संपूर्णता का समुद्र बन जाता है। तो बिकम का सब्जेक्ट कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? परफेक्शन तो क्या है, ऑलरेडी जा चुका है। इट क्या है? विल के साथ जा, परफेक्शन ग्रोज के साथ जा चुका है, इट विल के साथ जा चुका है, गोल आपका एज के साथ जा चुका है। कि किसको? जॉय और डिलाइट को ही रखते हैं, गोल की तरह रखते हैं। तो बनेगा क्या? वो कुछ भी नहीं, वी कीप के साथ चला गया, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एक चीज और देखिए, अपनों ने बी को पढ़ा था ना डायरेक्ट, एंड वी स्लोली, हम धीरे धीरे क्या। अब यहां से एक बात देखें तो वी को क्या चाहिए? वी स्लोली, हम धीरे धीरे, कोई एक्शन टाइप चाहिए ना, मॉडल वगैरह, तो वी को कुछ मिलेगा। बी को देखते हैं कुछ मिलता है क्या। बी, अगर अपने बी के बाद में ए को चेक करें तो बी के बाद में ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एंड वी स्लोली परफेक्शन, हम धीरे धीरे संपूर्णता ग्रो होती है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। सी को चेक करें, बी के बाद में हम धीरे धीरे, जब हम क्या करते हैं, जॉय करते हैं, जॉय और उसको खुशी और डिलाइट को क्या करते हैं, जॉय और डिलाइट को क्या रखते हैं, गोल की फॉर्म में रखते हैं। तो ये भी नहीं आ रहा। एंड वी स्लोली, हम धीरे धीरे, एंड इट विल नेवर कम, और ये कभी नहीं आएगा एंड की तरफ। हम धीरे धीरे क्या, अब बी के बाद में ई को चेक करना, हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, परफेक्शन का समुद्र सागर बन जाते हैं। तो बी के बाद में ई आएगा। बी को क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए, कहीं पे भी सेंटेंस नहीं है, ओनली ई में है। और ई को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, कहीं पे फ्री सब्जेक्ट नहीं है, ओनली बी में है। इसका मतलब क्या हुआ? बी और ई में से कोई भी जो आपका है पार्ट वो अलग नहीं हो सकता, आउट ऑफ थीम नहीं हो सकता। ये चीज़ अपने क्लियर हो गई। इसका मतलब बी और ई तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ए पार्ट भी गया, और इसमें क्या है, सी वाला पार्ट है तो उसमें बी नहीं है, तो बी और ई तो 100% आएंगे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। क्योंकि अगर आपने ई को निकाल दिया तो बी सेटिस्फाई नहीं होगा, और बी को निकाल दिया तो ई सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला? बी ऑप्शन हो सकता है। और नो करेक्शन अपना होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के बाद में सी नहीं आएगा, बी के बाद में ई आएगा, तो नो करेक्शन भी अपना गलत हो गया। नन ऑफ दीज को चेक करने के लिए एक बार सी ए बी ई को
चेक कर लो, CABE है उसको एक बार चेक कर लो। कैसे करेंगे? व्हेन वी कीप जॉय एंड डिलाइट एज आवर गोल, जब हम रखते हैं जॉय और डिलाइट को हमारे गोल की फॉर्म में, तो क्या होता है? परफेक्शन ऑटोमेटिकली ग्रोज इन अस, परफेक्शन जो है वो हमारे अंदर अपने आप ग्रो करता है। उसके बाद बी एंड वी स्लोली, और हम धीरे धीरे बिकम द सी ऑफ परफेक्शन, हम धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? सागर बन जाते हैं परफेक्शन का। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ये आपका गलत हो जाएगा कि ये कभी भी एंड पे नहीं आता। अब आप बोलोगे समझ में आया चीज़, एंड पे नहीं आता। क्या एंड पे नहीं आता? परफेक्शन एंड पे नहीं आता, तो ये आपका होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर होगा तो भी यहाँ पे नो करेक्शन, 5 ऑप्शन दे ही नहीं रखे, एक आउट ऑफ थीम आपको करना ही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज है ना, वो कर देते हैं, तो नन ऑफ दीज कर दो, तो भी ये आपका अरेंजमेंट कहीं से नहीं हो रहा, क्योंकि आप नन ऑफ दीज तब करोगे जब ऑप्शन में से कुछ ना हो। जब ये चारों ऑप्शन, जो चारों पार्ट है, जब आपको ऑलरेडी सेंटेंस बना ही दिया जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज कैसे कर सकते हो? तो आउट ऑफ थीम उसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट बना ही दिया। अगर विदाउट उसके सेंटेंस ना बनता फिर तो आप नन ऑफ दीज कर सकते थे। इसका मतलब ऑप्शन अपने पास है CABE, क्योंकि नन ऑफ दीज वर्क करता है किस पे? ऑप्शन पे। ऑप्शन मिल गया ना, इसका मतलब नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन क्लिक हो गया बी। यहाँ पे अपने को टाइम लगा, क्यों टाइम लगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाई, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे क्या लगा? अपने को टाइम लगा। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत स्पीड में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने क्या किया? सॉल्यूशन की फॉर्म में बात की है ना, इसलिए ना अपने को यहाँ पे टाइम लग गया, नहीं तो यहाँ पे टाइम नहीं लगता। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यहाँ पे टाइम नहीं लगता। अगर अपने डायरेक्ट देखें यहाँ से, देखो डायरेक्ट अगर आप बात करते हैं कि सर अगर अपने यहाँ पे बात करें कि ये इट विल नेवर वाला भी क्या सेटिस्फाई हो रहा था, ये सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे थे, तो डायरेक्ट अपने नो करेक्शन कर देते। तो डायरेक्ट ये गलती भी मत करना, डायरेक्ट नो करेक्शन मत करना कि सर 500 के 500 ऑप्शन पार्ट तो लग रहे हैं। अब देखो पार्ट की फॉर्म में देखो, एक इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि सर आउट ऑफ थीम को मैं पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि वो ओड सेंटेंस करने वाला मेरा मस्त था, तो आउट ऑफ थीम वाला मैं जल्दी निकाल देता हूँ। चलो कर लेते हैं कि परफेक्शन अपने आप ग्रो होता है हमारे अंदर, ठीक है, और हम धीरे धीरे कुछ क्या होते हैं? समुद्र बन जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। जब हम क्या करते हैं, किस पॉइंट पे बात करें? जब हम गोल मानते हैं किसको? जॉय और डिलाइट को, ठीक है, ये भी सही है। और ये कभी भी एंड पे नहीं आता, ये परफेक्शन एंड। सर सारे के सारे ऑप्शन हैं वो क्या है? लग तो रहे हैं इसके, आउट ऑफ थीम तो कोई भी नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, नहीं लग रहा तो नो करेक्शन कर देते हैं। सर नो करेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि ABCDE सीक्वेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा? ABCDE सीक्वेंस नहीं दे रहा, इसलिए नो करेक्शन मत करना। सर मैंने सेंस यूज किया तो गलत यूज कर लिया, ये गलती भी मत कर देना। एक गलती और मैंने आपको बता दी कि ये गड़बड़ भी आप लोग कर सकते हो, तो ये गड़बड़ भी मत कर देना एग्जाम के अंदर। समझ में आई चीज़? तो आपको क्या करना है? नो करेक्शन करने से पहले एक बार ABCD को कंप्लीट को पढ़ना है कि कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। और CABE आपका करेक्ट है, इसलिए नन ऑफ दीज अपने को नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन अपने को मिल चुका है। नेक्स्ट वाले में चले हैं, तो नेक्स्ट वाले में आपका आता है सेंटेंस फिलर्स। बिल्कुल ईजी है सेंटेंस फिलर्स वाला, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस फिलर्स में क्या है? 2 फिलर वाला केस है, बिल्कुल ईजी वाला, मस्त आता है अपने, कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है, आप सोल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी सोल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ। इन एन एफर्ट, एक कोशिश में, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने की कोशिश है, फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल। पहले वाला एक बार जो है अपने उसको एक बार क्या कर लेते हैं? पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से में ऑप्शन उससे क्लिक हो जाएंगे। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल, हर किसी को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हर किसी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हर किसी की तरफ, मतलब ऑल सभी के तरफ हायर एजुकेशन के लिए एक एफर्ट, कोशिश है क्या करने की? प्रोवाइड करने, क्या प्रोवाइड करने? चांसेस प्रोवाइड करने की। तो हर किसी की तरफ हायर एजुकेशन के लिए चांसेस प्रोवाइड करने की कोशिश हो सकती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने, अवसर प्रोवाइड करने की कोशिश हो सकती है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावनाएं प्रोवाइड करने की कोशिश हो सकती है। पॉलिसी प्रोवाइड करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले से तो कुछ नहीं मिला, कन्फ्यूज होके रह गए। सेकेंड वाले पे चलो, मतलब इस कोशिश में क्या है? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है, हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वो प्रोवाइड कर रही है क्या? एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना के। पर्याप्त का मतलब, बिना पर्याप्त का मतलब सही संरचना नहीं है, सही वे में प्रोवाइड नहीं कर रही। 10 इस प्रकार चर्न आउट निर्माण तैयार करते हुए, ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, हर साल ग्रेजुएट्स तैयार करते हुए। कैसे? फ्रेश ग्रेजुएट्स तैयार करते हुए, फ्रेश ग्रेजुएट्स तैयार करते हुए सही जा सकता है, लेकिन बात क्या है? वो क्या है?
एडिक्वेट स्ट्रक्चर के विदाउट है, मतलब उनमें सही स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब उनका जो सिस्टम है वो सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ग्रेजुएट्स फ्रेश होंगे क्या? तो फ्रेश ग्रेजुएट्स कोई इतना मीनिंग नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन कर लेंगे। कैपेबल ग्रेजुएट्स हो सकता है क्या? कैपेबल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनएडिक्वेट है, जब सिस्टम में ही कमी है, तो ग्रेजुएट्स कैपेबल कैसे हो जाएंगे? मतलब क्या क्या करते हो? कैपेबल ग्रेजुएट्स के साथ सेट नहीं हो पा रहा ना। हो सकता है कैपेबल ग्रेजुएट्स हो, लेकिन ये यहाँ पे जो बात है वो मीनिंग नहीं दे पा रही कि यूनिवर्सिटीज में क्या है, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, मतलब उसके जो स्ट्रक्चर में सिस्टम में क्या है, कमी है। तो अगर सिस्टम में कमी है तो ग्रेजुएट्स कैसे होंगे? कमी टाइप के होंगे ना, तो कैपेबल तो नहीं होगा। अनएम्प्लॉयबल हो सकता है क्या? हाँ, ये ठीक है। अब फ्रेश और अनएम्प्लॉयबल में कंपैरिजन कर लेते हैं, ए और सी ऑप्शन में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो फ्रेश ग्रेजुएट्स बाहर आएंगे, जो ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके फ्रेश ग्रेजुएट्स बाहर आएंगे, या अनएम्प्लॉयबल आएंगे। अनएम्प्लॉयबल का मतलब जो रोजगार के अयोग्य हो, जिनको मतलब रोजगार दे दिया जाए, मतलब देने की बात नहीं हो रही, रोजगार के अयोग्य मतलब जो कोई काम नहीं कर सकते। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, पढ़ाने में कमी थी, तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको आएगा क्या? उनके स्किल्स में भी कमी होगी, तो स्किल्स में कमी होगी तो वो रोजगार के योग्य नहीं होंगे। हाँ, रोजगार मिल जाएगा उनको, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम वगैरह फाइट करके, लेकिन योग्य नहीं है, मतलब उस फील्ड के योग्य नहीं है वो, वहाँ पे स्किल्स नहीं है उन लोगों की, तो वहाँ पे वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। तो ज़्यादा सही अनएम्प्लॉयबल है। ये अपने अब समझ में आ गया, समझ में आई चीज़। अब किसी को ये तो नहीं है ना सर ग्रेजुएट हिंदी में होता क्या है, ग्रेजुएट हिंदी में क्या होता है? सर ग्रेजुएट का ही मीनिंग नहीं है, ग्रेजुएट का नहीं पता ग्रेजुएट होता क्या है, और ग्रेजुएशन अपने कर ली। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है ना, तो भाई प्लीज़ है ना, तैयारी बंद कर दो। अगर देशभक्ति है थोड़ी सी भी आप लोगों में, ठीक है, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो क्या करो, घर पे बैठे रहो। क्योंकि आप लोग जो, अगर ऐसे लोग हैं जिनको यानी यही नहीं पता ग्रेजुएट क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का तो घर पे बैठे रहना ही सही है। क्योंकि अगर वो कोई काम करने जाएंगे तो देश का भट्टा ही बैठा देंगे। तो आप लोगों देशभक्ति कैसे दिखाओ? घर पे बैठ कर दिखाओ। अगर ऐसे कोई भी है तो ग्रेजुएट का मतलब हिंदी में देखें तो स्नातक होता है। समझ में आ रही है चीज़? तो ग्रेजुएट समझ में आ रही है? ग्रेजुएट क्या होता है? तो वो क्या होता है, स्नातक को बोलते हैं ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन आपने किया तो ग्रेजुएट पता होना चाहिए। तो आपका ज़्यादा सही क्या? ए से ज़्यादा सही तो अपना क्या लग गया? सी लग गया। अपॉर्चुनिटी, अवसर की बात कर रहा है, सभी को कोशिश है क्या कर, सबको एजुकेशन का अवसर प्रदान करने की, और कमी के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट सारे हैं। कैपेबल वाला भी गलत हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, योग्य, तो ये भी गलत हो जाएगा, योग्य नहीं होगा, कमी है। अगर उस कमी को बताना है तो आप फिर यूज़ किया आपने कि कमी के कारण वो क्या करते हैं, ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो कैपेबल थोड़ी तैयार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो कमी वाले ही तैयार करेगा। तो ये भी गया। इनकॉम्पिटेंट का मतलब असक्षम, तो ये भी आपका सही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दो बचे अपने पास, सी और ई। जल्दी जल्दी मुझे बताओ बात, क्योंकि ग्रेजुएट्स कमी होने के कारण वो कैसे ग्रेजुएट्स का निर्माण करते हैं, जो रोजगार के योग्य ना हो, मतलब जो रोजगार के योग्य ना हो, ऐसे ग्रेजुएट्स, और इनकम्प्लीट असक्षम, तो दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। अब चेकिंग करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिसीज़ वाले से। तो क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश क्या है, हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करना, सभी लोगों को एजुकेशन की के अवसर देना या एजुकेशन की पॉलिसी देना। अब बताओ मुझे, एजुकेशन की नीति देगा क्या? नहीं देगा। लोगों को थोड़ी, जो स्टूडेंट्स है उनको थोड़ी पॉलिसी देगा। पॉलिसी तो इंस्टीट्यूशन की होगी कि हमारी एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ना कि स्टूडेंट को पॉलिसी देगा। समझ में आई चीज़? इंस्टीट्यूट है वो क्या। अब देखो यहाँ पे पहले अपने को सही लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दो ऑप्शन में बात अड़ गई तो कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन आते ही क्या करो, दोनों ऑप्शंस को क्या कर दो, लड़ा दो, जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाएगा। अब जब आपका कंपैरिजन आ जाता है तब ऐसे होता है कि सर दोनों ही सही लग रहे हैं, इनकम्पिटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो सर अब कैसे करें? जब दो में कन्फ्यूजन है तो कैसे करो, आपस में लड़ा दो, मतलब बिल्कुल डीप में सोचो। अब सोच कर देखो कहाँ से पता लगेगा। दोनों सेकंड वाले से तो पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे पहले तो सभी से ही पता नहीं लग रहा था, फर्स्ट वाले से तो किसी से नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब कंपैरिजन की फॉर्म में बात करेंगे, दोनों सही लग रहे हैं। तो मुझे बताओ सभी की तरफ एजुकेशन के लिए क्या है, अवसर देगा। तो मतलब क्या निकला कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो स्टूडेंट्स है लोगों को क्या करेगा, पढ़ने का अवसर देगा, की कोशिश करेगा, अवसर प्रोवाइड करेगा या पॉलिसी प्रोवाइड करेगा पढ़ने की।
तो पढ़ने की एजुकेशन की पॉलिसी थोड़ी होगा, पॉलिसी तो उनकी होगी कि हमारी पॉलिसी क्या है पढ़ाने की, ना कि पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब आपका ज़्यादा सही क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों के? शानदार वाला क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कंपैरिजन से आपका क्लियर हो जाएगा, अगर कोई डाउट हो तो कंपैरिजन टेक्निक सीख जाओ बस। नेक्स्ट में अपने बात करें तो नेक्स्ट में आता है आपका वर्ड रिप्लेसमेंट। ये भी आपका फेवरेट है, वर्ड रिप्लेसमेंट आपको आता है। देखते हैं सेंटेंस के साथ यहाँ पे अपने, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो आपके वर्ड्स दिए गए इनको आपस में रिप्लेस करके आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा सही जा सकता है। ऑप्शन के साथ में चलेंगे तो एक बार जल्दी से इसका मीनिंग ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स ग्लोबल ग्रोइंग मेजर कार मार्केट। ग्लोबल टाइप का ग्रोइंग बढ़ता हुआ मेजर सबसे बड़ा कार मार्केट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट हाई फास्टेस्ट ऑयल प्राइसेस, लेकिन जो हाई ज़्यादा फास्टेस्ट सबसे तेज़ ऑयल प्राइसेस, कोई मीनिंग आ रहा है फास्टेस्ट, बट हाई, हाई मतलब ज़्यादा लेवल के, फास्ट सबसे तेज़ ऑयल प्राइसेस, सबसे तेज़ ऑयल प्राइसेस, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेकंड में गड़बड़ है। शुरू हो जाओ भाई, सेकंड सब में ही दे रखा है, बस डी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो डी को तो आप क्या कर दो, डी सिलेक्ट कर दो, नो एक्सचेंज को भी डी सिलेक्ट कर दो, क्योंकि सेकंड में गड़बड़ है। पढ़ने से गड़बड़ पता लगी कि नहीं लगी? लेकिन हाई मतलब हाई लेवल के सबसे ज़्यादा तेज़ ऑयल प्राइसेस, सबसे ज़्यादा तेज़ ऑयल प्राइसेस, कोई मीनिंग नहीं है। 2 4 को चेक करना, ऑप्शन चेक करना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। 2 4 को चेक करो, मतलब ऑयल प्राइसेस में यहाँ पे रख कर देखो, 4 को रख कर देखो, इंश्योरेंस ऑयल प्राइसेस, बीमा, हाई इंश्योरेंस ऑयल प्राइसेस, ज़्यादा बीमा के ऑयल प्राइसेस, बीमा टाइप के ऑयल प्राइसेस, मीनिंग नहीं, फीलिंग नहीं आ रही है ना, कोई ना चेक कर लेंगे, अगर आ रही है तो देख लेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, सारे देख लेते हैं, 2 3 को चेक कर लेते हैं। 2 3 को चेक करें तो 3 को रखना 2 की जगह, बट हाई डेंटेड ऑयल प्राइसेस, डेंटेड का मतलब हाई डेंटेड का मतलब जो कम किए गए, खराब किए गए ऑयल प्राइसेस, ठीक है, ये जा सकता है। 1 2 को देख लो, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये भी बेस्ट है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं एक बार, मतलब 2 में ए तो गया आपका, क्योंकि ये इतना फीलिंग नहीं ले रहा था। 2 3 और 1 2 मीनिंग दे रहा था, यहाँ पे फीलिंग दे रहा था। तो यहाँ पे अपने बात करें आगे, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट एंड ए वीकर रूपी हैज़, वीकर रूपी, वीकर रूपी का मतलब क्या है, जो वीक कमजोर रूपी हैज़ डेंटेड, वो डेंट कर चुका है किसको, सेल्स ग्रोथ, डेंट कर चुका है किसको, सेल्स ग्रोथ को खराब कर चुका है। हैज़ यूज हुआ है ना, कर चुका है, तो V3 आएगा, तो बिल्कुल से V3 कहीं और पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, 3 तो नहीं जाएगा, 3 तो यहीं रहेगा, नहीं तो हैज़ सेटिस्फाई नहीं होगा। और रख कर देखें अगर अपने यहाँ पे, हैज़ फास्टेस्ट सेल ग्रोथ, वीकर रुपये, कमज़ोर रुपये के पास सबसे ज़्यादा सेल की ग्रोथ है, तो कमज़ोर रुपये के पास ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो 1 2 एक बार चेक कर लो जल्दी से, 1 2 को चेक करना, वैसे भी आपका 1 2 हो ही जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन तो चले गए। चेक कर लो, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर कार मार्केट, सबसे तेज़ ग्रो करने वाला क्या है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सबसे तेज़ ग्रो करने वाला कार मार्केट है, ठीक है। बट हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, लेकिन जो हाई लेवल के ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट है और वीकर रूपी जो कमज़ोर रुपया है, हैज़ डेंटेड सेल्स ग्रोथ, उसने सेल की ग्रोथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। राइजिंग कार इंश्योरेंस कॉस्ट कुड ऑल्सो हिट सेल्स, जो बढ़ती हुई कार का जो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है ना, वो भी हिट कर सकती, चोट पहुंचा सकती है किसको, सेल्स को। इसका मतलब 1 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये भी अपनों ने पैटर्न बहुत बार कर रखा है, आपको पैटर्न हैंडलिंग में मिल जाएगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला फर्स्ट वीडियो थी पैटर्न हैंडलिंग की ये, ठीक है। उससे पहले जो पैटर्न है आपके वर्ड रिप्लेसमेंट वगैरह के आपको मिल जाएंगे, कौन से, टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन वाला जो कोर्स था आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और पैटर्न बहुत सारे पैटर्न वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैटर्न है वहाँ पे, वो भी आपको आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसने बोला, वन मस्ट अलाउ वन सेल्फ, कोई भी क्या हो खुद को क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, वन सेल्फ खुद को अलाउ करना चाहिए, क्या करने के लिए, टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखने के लिए, फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक दूसरे दृष्टिकोण से, मतलब दूसरे दृष्टिकोण से, अपने व्यू से देखने के लिए, एंड फील द थिंग्स, और चीज़ों को क्या करने के लिए, फील करने के लिए, वन हैज़ नेवर फेल्ट बिफोर, जिसको किसी ने पहले क्या नहीं किया, फील नहीं किया हो, उनको फील करने के लिए। तो फील का जो रिफ्लेक्शन अपने एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो 2 के बाद में आएगा, ठीक है। वन मस्ट अलाउ वन सेल्फ टू सी द वर्ल्ड
एंड वन मस्ट अलाउ वन सेल्फ टू फील द थिंग्स। ये दोनों चीज़ें आपकी आएगी। थिंग्स कौन सी, जो किसी ने पहले ना देखी, वन हैज़ नेवर फेल्ट बिफोर। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, डिफरेंट अलग दृष्टिकोण से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरू करते हैं। टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम ए डिफरेंट माइंड सेट एंड फील, सेम जा रहा है। टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम ए डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड फील, सेम जा रहा है। टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम ए डिफरेंट स्टैंड पॉइंट एंड फील, सेम जा रहा है। डिफरेंस कहाँ पे है? माइंड सेट, कंटेक्स्ट, स्टैंड पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव। ये चार चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस है। यहीं से अपने को सारी चीज़ें क्या होगी? क्लियर होगी। समझ में है? यहाँ से क्लियर होगा। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव और माइंड सेट में क्या डिफरेंस है, कंटेक्स्ट क्या बात करता है और स्टैंड पॉइंट क्या बात करता है। तो पर्सपेक्टिव बताता है दृष्टिकोण किसी पर्सन का, ठीक है। माइंड सेट का मतलब होता है आपका माइंड, आपकी मानसिकता कैसी है। माइंड सेट का मतलब मानसिकता, माइंड ऑलरेडी सेट है। तो जब माइंड आपका ऑलरेडी सेट है तो अलग तरीके से उस चीज़ को आप कैसे देख पाओगे। माइंड सेट तो आपका क्या है? ऑलरेडी है। डिफरेंट माइंड सेट का मतलब आपका माइंड सेट कर दिया आपने बिल्कुल, तो चीज़ों को फील कैसे करोगे? क्योंकि चीज़ों को फील करने के लिए तो आपको बार बार अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट माइंड सेट का मतलब क्या है? पहले अलग वे में सेट था, अब आपने अलग वे में सेट कर लिया। लेकिन अलग वे में भी आप, अब देखो यहाँ पे डेप्थ में आपको एनालिसिस करना है, ऐसे लड़ाना होता है। ऑप्शन लड़ाना सिखा रहा हूँ आपको कंपैरिजन टेक्निक में, कैसे लड़ाना होता है कि आपको क्या करना है कि डिफरेंट माइंडसेट का मतलब क्या, पहले अलग वे में सेट था, अब दोबारा से अलग वे में सेट हो गया। अब चीज़ों को क्या करना है? फील करना है। तो हर चीज़ को फील करने के लिए आपको माइंड को बार बार चेंज करना पड़ेगा ना। तो माइंड सेट तो क्या हो गया? डिफरेंट माइंड सेट है, ए डिफरेंट माइंड सेट है। इसका मतलब क्या निकला? माइंड सेट पहले अलग वे में सेट था, अब दूसरे वे में सेट हो गया, फिक्स हो गया। तो बार बार चेंज कैसे होगा? क्योंकि माइंड सेट है। इसका मतलब ज़्यादा सही क्या है? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण क्या होता है पर्सन का, थिंग्स के। पर्सपेक्टिव जो होता है वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग पर्सन का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये ज़्यादा सही है। उसके बाद में अपने बात करें डिफरेंट कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ में, रेफरेंस की फॉर्म में। रेफरेंस की फॉर्म में देखना है, कंटेक्स्ट का तो कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है। कंटेक्स्ट का मतलब तो क्या होता है? किसी पर्सन की क्या है, मनोवृत्ति कैसी है, ठीक है, वो किस तरीके से चीज़ को ले रहा है। कोई रेफरेंस की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो दुनिया को उसे दूसरे आधार से देखना चाहिए। आधार का मतलब क्या होगा? कोई मीनिंग नहीं होगा। दृष्टिकोण चेंज करना, अगर फील करना है तो आधार थोड़ी चेंज करना है। आधार तो आपका सेम खुद ही रहोगे ना आप। आधार बेस तो आपका वही रहेगा। क्या सेंस की फॉर्म में देखना, ठीक है, लेकिन अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, इसका मतलब कंटेक्स्ट वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट में हमने बात करें स्टैंड पॉइंट। स्टैंड का मतलब खड़े रहना, पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पे। मतलब स्टैंड पॉइंट का मतलब भी दृष्टिकोण ही होता है, लेकिन कैसा दृष्टिकोण? फिक्स दृष्टिकोण को बताता है। अगर आपको चीज़ों को क्या करना है? फील करना है, थिंग्स को फील करना है, तो आपका दृष्टिकोण फिक्स होना चाहिए, या हर चीज़ के लिए दृष्टिकोण आपको चेंज करना पड़ेगा? आपको दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा। किसी पर्सन की क्या है, क्वालिटी कुछ अलग है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, कोई एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। कोई पर्सन क्या है, बात बहुत करता है, तो उसके लिए आपको ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई बात कम करता है। अब कम बात करता है तो उसके लिए आप सोचते हो कि ये तो क्या है, बिल्कुल अलग ही टाइप का पर्सन है, जैसे बोलते हैं गुन्ना टाइप का पर्सन है। समझ में आई चीज़? अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग ही टाइप का पर्सन है, बात नहीं करता, इसको खुद से ही मतलब है, सेल्फिश टाइप का हो सकता है। तो आपने खुद से एक दृष्टिकोण फिक्स कर लिया। जरूरी नहीं है वो बात कम करता तो वो सेल्फिश टाइप का हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा केयर करता हो अदर्स की, ठीक है। तो उसके लिए आपको दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बोलने वाला है तो बोलता है कि यार ये बहुत ज़्यादा पकाता है ना, इससे तो बात ही ना करो, इससे फ्रेंडशिप करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बातें करता हो, बहुत ज़्यादा बातें करता हो तो नॉनसेंस बातें करता हो सकता है सेंसिबल बातें करता हो सकता है ज्ञान भरी बातें करता हो सकता है पॉजिटिव बातें करता हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए आपको अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो फिक्स नहीं रख सकते, तो स्टैंड पॉइंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव वो होता है, अब डिफरेंस देख लेना। पर्सपेक्टिव का मीनिंग भी आपको क्या मिलेगा हिंदी में, अगर मीनिंग देखेंगे तो दृष्टिकोण, और स्टैंड पॉइंट का मीनिंग भी क्या मिलेगा? दृष्टिकोण ही मिलेगा। लेकिन अगर मीनिंग इसका इंग्लिश में अपने देखते हैं, कंप्लीट जो मीनिंग की फॉर्म वोकेब में देखते हैं ना, मीनिंग देते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में देते हैं, तो स्टैंड पॉइंट आपका फिक्स ओपिनियन होता है और पर्सपेक्टिव आपका
चेंजेबल ओपिनियन होता है। तो चीज़ों को फील करने के लिए ओपिनियन आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा बार बार। तो क्या हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और वैसे भी ऑलरेडी सही है तो प्रायोरिटी उसी की ज़्यादा, कि जब ऑलरेडी सही है तो उसको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं हो इसको, तो नो करेक्शन हो गया ना। जब इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ही है, चाहे ऑप्शन आपका सही हो चाहे गलत है, ऑप्शन चाहे आपका मान लीजिए सही है, जब उसको इंप्रूवमेंट की ही ज़रूरत नहीं है तो सही ऑप्शन का करोगे क्या? जब वो ऑलरेडी सही है तो नो करेक्शन ही होगा ना, कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वैसे भी आपका ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों के, समझ में आया किस तरीके से करना है? आपको समझ में आई ना चीज़ें, किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से कंपैरिजन करना होता है? क्लियर हुआ? इस तरीके से कंपैरिजन टेक्निक, इस तरीके से ऑप्शंस को लड़ाना होता है। तो शानदार वाले पैटर्न देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने जितने आपके क्या करना, कैलकुलेशन कर लेना जो आपके मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव सारी फॉर्म में कैलकुलेट करके जो आपके अल्टीमेट मार्क्स जो आते हैं आउट ऑफ 10, वो मार्क्स मुझे आप कमेंट करोगे, ओनली कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में ही लिखोगे आप, ठीक है? लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट बॉक्स में ही आप अपने मार्क्स से बताओगे। समझ में आ रही है आप लोगों के? ध्यान से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, आराम से कैलकुलेट करके मुझे बता देना अपने मार्क्स, और ऑनेस्टी के साथ बताना, कुछ भी बेईमानी मत करना वरना पाप लगेगा। समझ लेना, समझ में आ रही है ना? पाप लगेगा रियल के अंदर, तो है ना, बेईमानी मत करना, ठीक है? और सॉल्यूशन के लिए क्या करना, इस वीडियो को अगेन रीवॉच करना है और वहाँ से खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है कि किस हद तक अपने सर की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग अपने सोच पाए, किस हद तक अपने सर की टेक्निक को कैच कर पाए, किस हद तक अपने गैप ख़त्म कर पाए, और किस हद तक हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, और किस हद तक हमने अपनी गलतियां ख़त्म की है। और सॉल्यूशन कंप्लीट देखते हुए अपना, आपने जो सॉल्यूशन दिया है, जो आपने सोचा, उसको कंपैरिजन करके देखना है कि किस पॉइंट पे अपने किस किस वे में अभी तक अपने पीछे हैं और किन वे में अपने सर से भी आगे निकल चुके हैं। समझ में आई चीज़? वो पॉइंट भी आ सकता है, और वो आ गया तो बहुत ही शानदार बात है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तभी होगी जब आप मेरे से भी आगे निकल जाओ, मुझे भी पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि गुरु जो होता है उसको खुशी तभी होती है जब उसके चेले क्या हो जाए, उससे आगे निकल जाएं। समझ में? नाम उसका तभी होता है और उसको खुशी तभी होती है कि उसके चेले कुछ ना कुछ कर जाए, कामयाब हो जाए। तो ये काम आपको करना है, समझ में आई चीज़? तो ये आपको अपनी चेकिंग करनी है, तो इसको एक बार अगेन रिवाइज करनी है, आपको कंपल्सन की फॉर्म में इसको रिवाइज करना है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है। घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता। और फिर उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।